मास दे दिए पुली का, ठीक है, पुली का भी मास दे दिया और इसका भी मास दे दिया, ये जो ऑब्जेक्ट लटकाया है। तो पहले ये रिलीज नहीं किया। अब हमारा मेथड क्या है कि अगर मैं इसको रिलीज करता भी हूँ तो एम जी नीचे को लगेगा, एम टू जी, ठीक है, मैंने उसको मानना ही नहीं है क्योंकि यहाँ मेरे को एम वन जी भी मानना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। तो हम अपने दूसरे मेथड पे आते हैं। अब दूसरे मेथड में भी दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप मास वन वाले को एक्स मानो, ठीक है, या फिर इस वाले को एक्स मानो। तो इसको अगर जो पुली एम वन वाली है, ये अगर इसको आप एक्स मानते हो तो देखो इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग में खिंचाव खिंचाव कितना पड़ेगा, टू एक्स। ऑब्वियसली टू एक्स ही पड़ेगा। अगर यहाँ एक्स पड़ रहा है पुली में तो ये तो जीरो है, तो यहाँ पे टू एक्स ही हुआ, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या किया था, हमने पहले, अच्छा अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको एक्स मानो और इसको एक्स बाय टू मानो, ठीक है। तो जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशंस बनेगी। बस फर्क इतना होगा, जहां आपने टू एक्स लिखना है वहां पे आप एक्स बाय टू लिख दोगे, ठीक है। चलो, तो मैं इस वाले मेथड से कर रहा हूँ जिसमें हम खुद इस वाले पार्ट को एक्स मान रहे थे, ओके, ताकि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पिछली तरह बन जाए। तो मैंने मान लिया कि ये जो M2 है इसकी एक्सटेंशन जो होगी ये वो होगी x, ठीक है। अगर ये x होगी तो पुली की कितनी होगी, ऑब्वियसली इससे कम ही होगी क्योंकि हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी एक्सटेंशन x बाय टू हो रही है तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, स्प्रिंग की वजह से पुली पे फोर्स ऊपर को लग जाएगी के एक्स बाय टू, ऑब्वियसली क्योंकि जितनी एक्सटेंशन होती है उसके इंटू के, ठीक है। तो ये लगी। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ऑब्वियसली अगर मैं इसको नीचे खींच रहा हूँ तो इस पे टेंशन भी लग रही होगी, यहाँ पे टेंशन, तो अगर यहाँ टेंशन है तो यहाँ भी टेंशन होगी, तो ये दोनों जगह टेंशन टी लग रही है, ठीक है। तो अब इक्वेशंस लिख दो। तो देखो जैसे ही मैं इसको खींचूंगा नीचे को तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक्सलरेशन लगवाएगा, लगवाएगा। तो हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो देखो पुली पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी, ऊपर की तरफ को के एक्स बाय टू लग रहा है, जिसमें से टू टी नीचे को लग रहा है, ठीक है, टू टी नीचे को ही लग रहा है दोनों तरफ से। तो टू टी इज इक्वल टू एम वन की, एम वन है ना पुली का मास, तो पुली ऊपर जा रही है कितने से, ए बाय टू से, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इसको ए की एक्सलरेशन लग रही है, जिसको हमने एक्स मानना है उसको ए की एक्सलरेशन लगेगी, तो जिसको एक्स बाय टू मानना है उसको एक्सलरेशन भी कम ही लगेगी, तो ए बाय टू, क्योंकि फॉर्मूला पुली के लिए सेम ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला होता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर इसकी एक्सलरेशन ऊपर को ले रहे हैं हम, इसकी एक्सलरेशन भी ऊपर को ही ले रहे हैं, चाहे ये एस वन एस टू ले लो, चाहे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट देख लो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। ऊपर को जो ए ऑफ पुली आएगा वो क्या आ जाएगा, ए वन प्लस ए टू बाय टू, ओके। और अगर एस देख रहे हो, एस ऑफ पुली, वो भी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी एस वन प्लस एस टू बाय टू। तो इस मेथड से जो है वो सेम टू सेम आ गई दोनों, ठीक है। तो अगर एक्स की एक्सटेंशन एक्स बाय टू हो रही है तो इसकी एक्सलरेशन अगर ए है तो उसकी भी ए बाय टू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन बन रही है हमारी इस एम टू पे, तो एम टू पे लगा दो। एम टू पे क्या आ जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू एम टू ए, क्योंकि हम जी एम जी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो कांस्टेंट फोर्स थी, ओके। तो दो इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या निकालना है, हमें तो एक्सलरेशन चाहिए, तो हम टाइम को गायब करवा देते हैं, ठीक है। तो टी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो कितना आ गया, के एक्स बाय टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू एम टू ए, ओके, इज इक्वल टू एम वन ए बाई टू। अब आप चाहो तो टू से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर हमें ए निकालना है ना, तो हम ए निकाल लेते हैं। तो अगर इस पूरे को दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, मतलब सारा का सारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो यहाँ बन जाएगा के एक्स माइनस फोर एम टू ए इज इक्वल टू, टू तो कट जाएगा, एम वन ए, हमें चाहिए ए, तो मैं इसको भी उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो एम वन ए प्लस फोर एम टू ए इज इक्वल टू के एक्स,
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बन गया आपका, ए कॉमन निकाल लो, इज इक्वल टू के बाय m1 प्लस 4m2 इंटू एक्स। तो दिस इज योर ओमेगा। अब ऑब्वियसली ओमेगा आ गया तो आप टाइम तो निकाल ही सकते हो। इफ ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय m1 प्लस 4m2, दैट मीन्स t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अब ये टाइम पीरियड है ना, तो इसको स्मॉल टी लिख देता हूँ, चलो। स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 प्लस 4m2 डिवाइडेड बाय k। दिस इज योर टाइम पीरियड। ओके, दूसरे मेथड से भी यही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, पिछले बारे में तो हमें ओमेगा हो रहा था, ओमेगा निकालना था, मतलब ओमेगा जो है वो कम ज़्यादा हो जा रहा था अकॉर्डिंग टू मासेस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिचुएशन ऐसी ले ली है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप लोग। क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अपने नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में और इक्विलिब्रियम में भी है। क्यों? क्योंकि mg तो लग नहीं रहा है इस पे, ठीक है। तो ये स्मूथ सरफेस पे पड़ा है, ठीक है, सीधे सरफेस पे। तो मैंने वो बनाया नहीं है ऐसे फिलहाल। तो अब ये कैसे वाइब्रेट करेगा? ऑब्वियसली ये इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, वगैरह वगैरह। मैंने क्या किया, इसको फोर्स लगा के पहुंचा दिया, मैं इसको खींच के ले गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, मैं इसको उठा के यहाँ ले गया, 2L0 पीछे ले गया, ठीक है। L0 के बाद दीवार है यहाँ, इसके बाद, मतलब यहाँ से ले लो इसको, L0 के बाद दीवार है, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस खींचूंगा तो क्या होगा? तो क्या ये ऐसे वाइब्रेट करेगा? यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, उसके बाद इसके बाद वो यहाँ जाने की कोशिश करता 2L तक, और उसके बाद वापस आएगा, ऐसा ही होगा। तो ध्यान से देखो, ये पूरा जा ही नहीं पाया, नहीं जा पाया ना। लेकिन हमें पता नहीं है वो कितना नहीं जा पाया। तो हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम का यूज करेंगे। तो इसको हटा दे, तो फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो अब देखो, अब ये कितना जा रहा है इस तरफ? 2L0, मतलब ए इसका 2L0 है, मतलब रेडियस इसका 2L0 है, ठीक है। ओके, इतना पता लग गया। अब ये ऐसे तो जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा देखो। अब जैसे ये वाइब्रेट कर रहा था, इसने यहाँ 2L0 जाना था, तो यहाँ भी 2L0 ही जाना था। लेकिन क्या हुआ कि L0 के ऊपर यहाँ पे दीवार है, जो कि आपको दिख रही होगी। तो ये अब पूरा नहीं जाएगा। पूरा नहीं जाएगा का मतलब है कि यहाँ से पहले ये कहाँ से जाएगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट, नहीं सॉरी, यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए से गया ये बी पे, बी पे हमने खींच के लिया इसको, फिर उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इस तरफ को भागेगा, मतलब फेजर इसका इस तरफ को जाएगा, ठीक है। फेजर इस तरफ को जाएगा, कहाँ तक जाएगा? यहाँ डी तक। ओके, इसको मान लो पी पॉइंट। तो पी से लेके डी तक जा रहा है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे फेजर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो वो कौन सा पार्ट कवर नहीं कर रहा है, वो ये वाला पार्ट कवर कर रहा है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हमें ये एंगल पता लग जाए तो हम टाइम पीरियड बता सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो किसी स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो सिंपली मेन पोजीशन से चल रहा है, उसके लिए ओमेगा क्या आता है? उसके लिए ओमेगा आता है अंडर रूट ऑफ, ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? के बाय एम। तो वो हमेशा के बाय एम ही रहेगी, ठीक है, स्प्रिंग के लिए। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर फोर्सेस लगाई तब भी वो के बाय एम ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी ओमेगा तो के बाय एम ही रहेगा, लेकिन जो ये एंगल कवर कर रहा है वो कम हो गया। उससे क्या होगा, इसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये रेडियस 2L0 है, ओके, और इस ट्रायंगल के सामने वाली साइड जो है वो हमें पता है कितनी है, L0, ठीक है। तो अगर ये 2L0 है और ये L0 है, ये वाली इतनी सी L0 है, मतलब यहाँ तक L0 है, ये तो निचली वाली है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो सारे एंगल पता चल जाएंगे, क्योंकि ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो, अब ये क्या है, L0, बेस कितना है, L0, हाइपोटेन्यूज 2L0, दैट इज इक्वल टू कितना? ऑब्वियसली कोस के, ठीक है। कोस के बराबर हो जाएगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा कितना आ गया?
1/2, और ये 1/2 कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री हो। तो इसका मतलब कि हमारे ये वाले जो दो एंगल हैं छोटे छोटे, छोटे तो नहीं, मतलब 60 डिग्री बहुत बड़ा होता है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जितने बचे हैं वो कितने, वो हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक 120 प्लस यहाँ से यहाँ तक 120, तो ये बन गया आपके 240। ठीक है, तो अब ये आ गया 240 डिग्री, ये डिग्री में आया है। इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू होती है 4π/3। ठीक है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब मेरे पास टाइम पीरियड कितनी देर के लिए होगा वो आ गया है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू कितना ये चल रहा है, 4π/3, और अंडर रूट ऑफ ओमेगा तो है ही हमारे पास, k/m। तो दिस इज सिंपली आंसर। तो जब जब ऐसा हो कि वो टाइमिंग पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आपने क्या करना है, फेजर से बस इतना निकालना है कि वो कितने एंगल पे चल रहा है। ठीक है, अब देखो कितने एंगल पे नहीं चल रहा है वो कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल कितना है, 120। ओके, और 120 कितना होता है, 2π/3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो टाइम पीरियड, अगर मान लो इसकी जगह उल्टा कर दिया होता कि दीवार इस तरफ होती और ये सिर्फ इतना ही वाइब्रेट कर पाता, इतना सा बस, तो फिर आंसर क्या आता? तो आंसर आता टी इज इक्वल टू कितना वाइब्रेट करेगा वो, सिर्फ 120। तो आप चाहो तो इसको 120/360 मल्टीप्लाई 2π भी कर सकते हो, और ये आ जाता आपका 2π/3, 12×3 = 36। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ वही k/m। ओके, तब आंसर क्या आ जाता, टी इज इक्वल टू 2π/3 अंडर रूट ऑफ k/m। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है, बस जितना टाइम पीरियड हमें पता है उतने को रेडियंस में लिख देना, बस अंडर रूट ऑफ ओमेगा, सॉरी ओमेगा बोल रहा हूँ, अपॉन ओमेगा, वो आ गया हमारा आंसर।